नमस्कार विद्यार्थियों, अधिगम और शिक्षण बीएड सेकंड सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में हम देखने जा रहे हैं इकाई 4 से पठन अयोग्यता के कारण। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा पठन अयोग्यता अर्थात डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया के बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स देखा हमने डिसलेक्सिया चाइल्ड का। आज देख रहे हैं प्रश्न पूछा जाएगा पठन अयोग्यता के कारण क्या है और पठन अयोग्यता का उपचार बताइए। तो पठन अयोग्यता के कारण नोट डाउन करेंगे। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक दोनों ही स्तरों पर छात्रों में पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। तो हम पढ़ रहे हैं कॉजेस ऑफ डिसलेक्सिया, पठन अयोग्यता के कारण अर्थात रीडिंग में बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम के कारण क्या क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा उत्तर है। पॉइंट्स को लिख लीजिए और डिस्क्राइब कर कर आ जाइएगा। एक बार केवल डुच्चे लगाकर ईयरफोन लगाकर सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है बोलने में कठिनाई। जो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है, बीमार है, उसको बोलने में ज़रूर कठिनाई होगी। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, क्योंकि पॉइंट ही हमारा ये है पठन अयोग्यता बालकों के बोलने में कठिनाई के कारण आती है। जैसे अनेक बालकों में वाणी दोष पाया जाता है, वाणी दोष से तात्पर्य स्पीकिंग डिमेरिट्स पाया जाता है। तुतलाकर बोलने वाले एवं हकलाकर बोलने वाले बालकों में शब्दों का ज्ञान तो सही रूप में हो सकता है। आपने देखा होगा कई बच्चे, कई बालक तुतलाकर बोलते हैं, हकलाकर बोलते हैं, तो इसका कारण ही है कि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ज्ञान तो सही रूप में हो सकता है परंतु अपने उच्चारण को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी वाणी में दोष होता है। अर्थात ऐसे बच्चे जो तुतलाकर हकलाकर बोल रहे हैं उनके माइंड में, उनकी ब्रेन में नॉलेज को लेकर जो कंस्ट्रक्शन है वो तो राइट वे में हो सकता है परंतु प्रेजेंट करने की कला या बोलने के कारण, स्पीकिंग के कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लम दिखती है। ध्यान का अभाव, लैक ऑफ अटेंशन, पठन अयोग्यता का प्रमुख कारण अनेक अवसर पर ध्यान भंग हो जाना है। अटेंशन नहीं होना, आपका ध्यान ही नहीं है तो भी लैक ऑफ अटेंशन भी डिसलेक्सिया का कारण बनता है। छात्र कभी तीसरे पंक्ति पढ़ते पढ़ते 7वीं पंक्ति पढ़ने लगता है या कभी कभी 5वीं पंक्ति पढ़ते पढ़ते तीसरी पंक्ति पढ़ने लगता है। आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, तीसरी लाइन आपको पढ़ना है तो आप 7वीं लाइन पर पहुंच जाते हैं, कभी 5वीं लाइन पर पहुंच जाते हैं, आपका ध्यान भंग हो जाता है, आप आगे पीछे कर देते हैं। तो उसका कारण भी होता है डिसलेक्सिया। माना जाता है उनका ध्यान भंग होना छात्रों द्वारा बीच में टोक देना या शिक्षक द्वारा टोक देना ध्यान भंग होने के कारण हो सकता है। कभी कभी यह स्वाभाविक भी होता है, कभी कभी तो टोकने के कारण आपका अटेंशन नहीं है और कभी कभी नेचुरली बच्चा है ही ऐसी प्रवृत्ति का कि उसका ध्यान ही नहीं है, बस बैठा है, खोया खोया सा है, तो उसके कारण भी लैक ऑफ अटेंशन भी एक कारण है डिसलेक्सिया का। श्रवण दोष, हियरिंग डिफॉल्ट, अगर आप सही सुन नहीं पा रहे हैं तो भी आप डिसलेक्सिया का शिकार होंगे क्योंकि जब सुन ही नहीं पा रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या और बोलेंगे क्या। अनेक बालक श्रवण दोष के कारण भी इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं क्योंकि बालक जिस प्रकार की स्थिति में श्रवण करता है उस शब्द को उसी रूप में पठन करता है। देखा होगा अपने छोटे बालकों को जो टीचर ने पढ़ा दिया है वही उनके लिए सब कुछ होता है, टीचर ही भगवान होता है। मम्मा घर जाकर भले ही बताए, समझाए आपको कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, भाई समझाए, बहन समझाए, लेकिन बच्चा बोलता है नहीं हमारे टीचर ने ऐसा ही बताया है हमको। इसलिए श्रवण दोष, हियरिंग, अगर आपने सही सुना है तो सही पढ़ेंगे, ठीक उसी रूप में पठन करता है जिस रूप में वो सुनता है। जैसे कंप्यूटर शब्द का उच्चारण किसी छात्र द्वारा श्रवण दोष के कारण कंप्यूटर सुना जाता है तो उसका उच्चारण भी अपनी श्रवण स्थिति के अनुसार कंप्यूटर करेगा। वो हम देखते स्टेशन को टेशन बोलते, कई लोग कंप्यूटर बोलते हैं, कंपाउंडर बोलते हैं। तो इस तरह अगर सुनने में आपने गलत सुन लिया है तो बोलने में आप फिर वही रिपीट करते हैं क्योंकि बच्चा अपने शिक्षक को ही भगवान मानता है, सब कुछ मानता है, या कहीं और से भी उसने सीखा है तो जो बोला हुआ है, जो सुना है वही वो रिपीट करता है। गति संबंधित दोष, मोशन रिलेटेड डिफॉल्ट, पठन अयोग्यता का कारण डिसलेक्सिया का एक कॉज विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में उचित गति का अभाव भी होता है। जैसे अनेक बालकों की जीभ, सेंस ऑर्गन्स पता है आपको कौन से होते हैं, हमारे 5, तो उन सेंस ऑर्गन के कारण भी जब मोशन गलत होता है तो आपका पढ़ना भी गलत हो जाता है। जैसे अनेक बालकों की जीभ भारी होती है, उसमें तुतना होता है जिसके कारण बालक सही प्रकार से उच्चारण
नहीं कर पाता है। अर्थात जीभ की गति सामान्य रूप में नहीं होती है तो उच्चारण संबंधी योग्यता भी लगती है। तो अगर आप जीभ से सही नहीं बोल रहे हैं तो भी वो दोष बन जाता है। स्मृति दोष, मेमोरी डिफॉल्ट, बालक किसी एक शब्द को अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है तथा वह किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा है, परंतु उसी शब्द को बालक से दूसरे दिन पठन के लिए कहा जाता है तो उसको पढ़ पाने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात वह उस शब्द को भूल जाता है। इस प्रकार पठन अयोग्यता का कारण स्मृति दोष भी हो सकता है। तो कह रहे मेमोरी डिफॉल्ट भी एक कॉज हो सकता है डिसलेक्सिया का, क्योंकि कुछ बच्चों को आज आपने पढ़ाया है 4 शब्द 2 शब्द याद है लेकिन कल उस शब्द को भूल जाते हैं। अंगों में समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेन्स, अनेक अवसर पर बालकों के अंगों में समन्वय का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेन्स की बात कर रहे हैं। इस समन्वय के अभाव के कारण भी पठन की योग्यता दृष्टिगोचर होती है। पठन योग्यता के लिए जीभ, तंत्रिका तंत्र एवं श्रवण इंद्रियों का उचित समन्वय होना चाहिए, आवश्यक होता है। जब यह समन्वय उचित रूप में नहीं होता है तो बालकों में पठन अयोग्यता विकसित हो जाती है। तो प्रॉपर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेन्स का, बॉडी ऑर्गेन्स का, वो भी साथ में होना चाहिए और एक अटेंशन हमारा होना चाहिए, तभी हमारा रीडिंग भी सही होता है। मंद बुद्धिता, मेंटली रिटार्डेशन, मंद बुद्धिता के कारण भी बालकों की बार बार वर्णाक्षर एवं शब्दों का ज्ञान कराने के बाद भी पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। अर्थात ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड है वो कई बार बार ज्ञान कराने के बाद भी वर्ण का अक्षर अ से आ तक सिखा दिए है, शब्द बनाना सिखा दिए, फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। देखा होगा आपने, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है, फिर भी वो कैपेबल नहीं हो पाते कि सही पढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार इस अयोग्यता का कारण छात्रों में बुद्धि लब्धि का कम होना है। अर्थात ऐसे बालक जो मंदबुद्धि है, उनके डिसलेक्सिया है, उससे पीड़ित है, तो उनका एक कारण ये भी है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि लब्धि कम है। मन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रहे हैं, आईक्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुद्धि लब्धि से तात्पर्य आईक्यू से है। सामान्य छात्र की बुद्धि लब्धि की तुलना में कम होता ही। कह रहे हैं कि एक जनरल स्टूडेंट है और एक मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उसका आईक्यू लेवल एक जनरल, एक सामान्य बच्चे की तुलना में कम होगा मेंटली रिटार्डेड या मंदबुद्धि बालक का, जिससे इनमें पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि मेंटली रिटार्डेड है, मंदबुद्धि है, इस कारण वो कभी कभी पढ़ने में अयोग्य हो जाते हैं, उसे ही डिसलेक्सिया कहते हैं। ध्वनि संबंधी ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ फोनेटिक रिलेटेड नॉलेज, अनेक अवसरों पर छात्रों में ध्वनि संबंधी वर्गीकरण एवं ज्ञान का अभाव पाया जाता है। वे स्वरों को विभाजन को उचित रूप में आत्मसात नहीं कर पाते। इस कारण वे शक्ति को शक्ति तथा स्त्रियों को स्त्रियों उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ध्वनि के वर्गीकरण एवं ज्ञान के अभाव के कारण भी यह दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर है फोनेटिक रिलेटेड, फोनेटिक किस तरह आपको बोलना है, ध्वनि साउंड का उच्चारण कैसा है, अगर वो भी सही नहीं आपने ग्रहण किया है तो आप शब्द को भी गलत बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्त्रियों को स्त्रियों पढ़ते हैं, स्त्रियों, एक होता है स्त्री, एक होता है स्त्री। भाषाई ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, अनेक अवसरों पर बालकों में भाषाई ज्ञान का अभाव पाया जाता है। छात्रों को भाषा के उच्चारण संबंधी नियम ज्ञात नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप पठन अयोग्यता विकास होता है। श एवं शम में अंतर करते हुए छात्रों द्वारा इनका उच्चारण करना इसका उदाहरण है। तो वाकई में विद्यार्थियों को लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। कई विद्यार्थी जिनको देखा है इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी वो टेंसेस या इंग्लिश को बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। कई हिंदी मीडियम के बालक है जो हिंदी को पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी के व्याकरण का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। अब जब भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो आपके उच्चारण में दोष, आपके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक तो होगी, जो कि आपके रीडिंग पर असर करेगी। तो आइए कॉजेस के बाद हम जानते हैं पठन अयोग्यता का उपचार, रेमेडी ऑफ डिसलेक्सिया। पठन अयोग्यता से युक्त छात्रों के बारे में सर्वप्रथम शिक्षक को जानना चाहिए। कह रहे कि डिसलेक्सिया वाले बालक को शिक्षक को पहचानना चाहिए। इसके बाद अयोग्यता के कारण पता लगाना चाहिए, पता लगा लिया हमने कॉजेस, तथा अंतिम रूप में उन कारणों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कॉजेस जान लिया हमने तो फिर उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने जान लिया कि स्मृति दोष है, मेमोरी डिफॉल्ट है, तो उसे 5 बार लिखने के लिए देता है शिक्षक, देखा होगा आपने, 4 बार लिख के लाना, 5 बार लिख के लाना, बार प्रैक्टिस कराते हैं। तो हम देखें कि कॉज ये था, कारण ये था, अब उपचार क्या हो सकता है। यही शिक्षक का प्रथम दायित्व है कि वो उसको कोऑर्डिनेट करे, उसको सलाह दे। अब देखते हैं उपाय, रेमेडी ऑफ डिसलेक्सिया नंबर 1, बालक
बोलने में तुतलाता है या अकलाता है तो शिक्षक को बालक में आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। ऐसे बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। आत्मविश्वास के कारण भी बालकों में पठन अयोग्यता विकसित होती है, जिसे पृष्ठ पोषण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और वो फीडबैक के माध्यम से करें, बार बार उनसे काम कराएं, उनकी तारीफ करें, वो हकला रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करें, होगा जरूर, दूर होगा। वर्तनीगत दोषों के कारण नंबर 2, छात्रों को होने वाली असुविधा को शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम पहचानना चाहिए। वर्तनीगत से तात्पर्य स्पेलिंग से संबंधित मिस्टेक हो रही है तो पहले छात्रों को पहचाने 50 में से कौन से 5 छात्र हैं जो मात्राओं की गलती कर रहे हैं, स्पेलिंग की गलती कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उन छात्रों के लिए समाधान प्रस्तुत करें, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी बहुत कम है, 4-5 ही है, तो उन्हें इंडिविजुअल रूप से गाइड करें। सबके सामने वे हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं, उन्हें गिल्ट फील होता है, तो समाधान दें कि आप मात्राओं की गलती करते हैं, मात्राओं का अभ्यास करें, ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि वर्तनीगत समस्याएं विभिन्न छात्रों में व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर पाई जाती है। नंबर 3, वर्णमाला के क्रम का ज्ञान भी शिक्षक को अनिवार्य रूप से छात्रों को कराना चाहिए। वर्णमाला का क्रम से तात्पर्य यहाँ पर है अ से लेकर आहा तक कौन से क्रम में क्या आएगा, क से लेकर ज्ञ तक क्या आएगा, ये वर्णमाला के क्रम को जमाइए, बताइए। क्योंकि भाषाई नियम इस क्रम के आधार पर ही निर्मित होते हैं। भाषा के जो नियम है वो क्रम के आधार पर ही निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा के नियम क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के आधार पर ही निश्चित होते हैं। आपने देखा होगा क वर्ग के 5 अक्षर है, ट वर्ग के 5 अक्षर है, त वर्ग के 5 अक्षर है। अतः वर्णमाला का क्रम का ज्ञान भी छात्रों को देना बहुत आवश्यक है। चौथा, हम उपचार बता रहे हैं कि अगर आपने वर्णमाला का ज्ञान दिया है बच्चों को प्रॉपर क्रम में तो वे रीडिंग सीख पाएंगे अच्छे से। शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बालकों के पठन के साथ साथ शब्दों का अर्थ का भी ज्ञान कराए। पढ़ा तो रहे लेकिन अर्थ का भी ज्ञान कराए, जिससे छात्रों के पठन में उचित आरोह अवरोह विकसित हो सके। कहाँ आरोह अवरोह अर्थात कहाँ आपको कम करना है आवाज़, का बढ़ाना है, वो छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण कार्य कराया जाए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए। किस तरह आप इंटरेस्टिंग वे ढूंढेंगे वो आपको ढूंढना है। प्रक्रिया समाप्त की जाए, छात्र पूर्ण मनोयोग से पठन कार्य संपन्न कर सकेंगे। 6, छात्रों की श्रवण अक्षमता, लिसनिंग पावर है उनका, डिसेबिलिटी है, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार के छात्रों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए जाए। तो कहा जा रहा है कि लिसनिंग से संबंधित, सुनने से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं कुछ, वो उपलब्ध कराए छात्रों को, जिससे छात्रों को शब्द उचित रूप में सुनाई पड़े। हेडफोन्स लगा दे या जो भी इक्विपमेंट आप ला सकते हैं, उपकरण ला सकते हैं, वो ला दे, उनके माध्यम से सही सुन पाएंगे और शुद्ध रूप में फिर प्योरली शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे। 7वां, छात्रों की पठन क्षमता को उपयुक्त एवं शुद्ध बनाने के लिए शिक्षक को उचित गति से पठन का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि शीघ्र पठन से भी छात्रों में पठन संबंधित दोष होता है। उचित गति से, हम गति की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़ाकर सामान्य गति से छात्रों को पढ़ाए तो इससे पठन अयोग्यता दूर होगी, डिस्लेक्सिया दूर होगा, दोष। 8, छात्रों में यदि वाणी दोष की उचित चिकित्सा संभव है तो शिक्षक द्वारा अभिभावक एवं चिकित्सक के सहयोग से वाणी दोष की चिकित्सा करानी चाहिए। वाणी दोष, जिससे वाणी दोष उत्पन्न न हो सके और छात्र में दोष दूर हो जाए। कह रहे हैं कि अगर छात्रों में वाणी दोष है, स्पीकिंग को लेकर कोई डिफिकल्टी महसूस कर रहा है तो आप चिकित्सा दे, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे, अब उसके पेरेंट्स से बताएं, डॉक्टर को बताएं और अगर संभव हो सकता है इलाज तो इलाज करवाए। 9 नंबर, छात्रों में ध्वनि संबंधी विशेषता को पहचानने की योग्यता विकसित करने के लिए उन्हें शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। ध्वनि संबंधी अर्थात जिसमें साउंड उत्पन्न होता है जिन शब्दों में, उनमें शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। प्रत्येक छात्र उचित प्रकार से ध्वनि का ज्ञान प्राप्त कर सके, उसमें किसी प्रकार की वाणी दोष उत्पन्न न हो। 10, शिक्षक द्वारा छात्रों को भाषा संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए, जिससे छात्र अपने उच्चारण एवं पठन को भाषाई नियमों के अनुरूप बना सके और पठन अयोग्यता दोष हो सके। भाषाई नियमों का और व्याकरण का प्रॉपर ज्ञान कराना चाहिए, जिसके कारण वो शुद्ध लिखेगा तो शुद्ध पढ़ेगा तो शुद्ध बोलेगा। 11वां, मंदबुद्धि छात्रों में पठन योग्यता विकसित करने के लिए शिक्षक को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार भाषाई नियमों का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे छात्रों में पठन अयोग्यता को समाप्त किया जा सके। मेंटली रिटार्डेड छात्र, मंदबुद्धि छात्रों की बात की जा रही है, उनके लिए एक शिक्षक को उनकी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही भाषा के नियमों का ज्ञान कराना चाहिए, लैंग्वेज के रूल्स और व्याकरण के रूल्स का ज्ञान कराना चाहिए। परंतु कैसे? जितने भी मंदबुद्धि बालक हैं उनको अलग छांट लिया जाए, उनकी रुचि देखी जाए, इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी कि वो कितना कर सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है, उसके आधार पर उस दोष को दूर करने का प्रयास करें। शिक्षक को भाषाई शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए
शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग उचित रूप में करना चाहिए, जिससे रुचिपूर्ण शिक्षण का विकास संभव हो सके तथा छात्रों को पठन दोष से बचाया सके। अंतिम पॉइंट है कि एक शिक्षक को डिस्लेक्सिया दूर करने के लिए अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग कार्य को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामग्री जो भी है आपकी टीचिंग से रिलेटेड, आप कोई ग्लोब बताना चाह रहे हैं तो ग्लोब का चित्र ले आइए, कबीरदास पढ़ाना चाह रहे हैं तो कबीरदास को चार्ट पर उनका फोटो बना कर लाइए ताकि उनका चित्र भी वो देख पाए, परिचय कर पाए, उससे संबंधित बताइए। तो जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीचिंग एड्स आप साथ में ला सकते हैं क्या क्या समझाने के लिए। किसी बरगद के पेड़ के बारे में आप समझा रहे हैं तो बरगद ट्री अगर आप ला सकते हैं तो बरगद ट्री का एक डायग्राम चार्ट पर बनवा कर लाइए, बच्चों से बुलवाइए आप, उसके माध्यम से कोई ग्राफ, कोई रेखा चित्र, कोई चार्ट, कोई वस्तु जो दिखाकर आप पढ़ा सकते हैं, समझाकर पढ़ा सकते हैं। तो अगर टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे तो टीचिंग आपकी रुचिपूर्ण होगी, जिससे वो इंटरेस्ट लेंगे और छात्रों को हम पठन दोष से बचा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षक को पठन अयोग्यता के संपूर्ण कारणों को समाप्त करने के लिए चिकित्सीय एवं शैक्षिक उपायों को अपनाना चाहिए। कॉन्क्लूड हम क्या कर रहे हैं कि उपरोक्त पॉइंट्स को हमने पढ़ने के बाद, डिस्लेक्सिया के कॉजेस को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कॉन्क्लूड किया है कि एक शिक्षक को यह सब दूर करने के लिए चिकित्सीय एवं शैक्षिक उपाय करना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड जो भी उपचार दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो, और एजुकेशनल क्या क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देना चाहिए, जिससे पठन अयोग्यता से ग्रसित छात्र भी सामान्य छात्रों की भांति, जिससे डिस्लेक्सिया वाले छात्र भी एक जनरल स्टूडेंट की तरह, सामान्य विद्यार्थी की तरह अपना पठन कार्य कर पाए, अपनी रीडिंग कर पाए। तो विद्यार्थी ये था पठन अयोग्यता के कॉजेस, पठन अयोग्यता का कारण और उपचार, कॉजेज ऑफ डिस्लेक्सिया चाइल्ड एंड रेमेडी ऑफ डिस्लेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बार समझ लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी ही वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।